नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार। यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार जो हमारे संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है। यानी हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यूनियन गवर्नमेंट या संघ सरकार। ठीक है, और ये किसमें दिया हुआ है? ये हमारे संविधान के पार्ट 5 में दिया हुआ है, भाग 5 में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार कि जो संघ सरकार है यानी यूनियन गवर्नमेंट है, उसके अंदर कौन कौन आता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। इसमें अगर आर्टिकल की बात करें तो टोटल आर्टिकल 52 टू 151 है। ठीक है, 52 से 151 तक अनुच्छेद इसके अंदर है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन आता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति भी यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। उसके बाद इसमें और किसको पढ़ेंगे? वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद किसको क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? पार्लियामेंट। क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट यानी संसद। ठीक है, संसद में क्या क्या पढ़ेंगे? संसद में जैसे राज्यसभा पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? लोकसभा पढ़ेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, प्रधान मंत्री पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? और इसके अंदर पढ़ेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? इसके अंदर पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। CAG, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सभी को पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, आर्टिकल 148 से 151 तक ये दिया हुआ। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट भाग 5 में है। कौन को क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये था। तो यूनियन गवर्नमेंट में अब हम प्रेसिडेंट की का टॉपिक की शुरुआत करेंगे। प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है इसकी शुरुआत करेंगे। यानी जो संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसमें हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? उसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट का अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के उससे देखें तो क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, कोई भी एग्जाम की बात करो, प्रेसिडेंट का जो टॉपिक होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम किसकी शुरुआत करेंगे? आज हम शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट के टॉपिक की, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ये कहां से कहां तक दिया हुआ है? वैसे अगर देखें, आर्टिकल 52 टू 78, 52 से 78 तक दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है? 52 से 78 तक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट दिया हुआ है। ठीक है,
प्रेसिडेंट क्या होता है? जब हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा था उसमें क्या देखा था, हमारे संविधान की विशेषताएं थी, उसमें भी क्या देखा था, जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है। हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट, सॉरी, हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का प्रमुख, ठीक है। या फिर इनको बोलते हैं नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड यानी नामात्र का प्रमुख, नामात्र का प्रमुख, या फिर इनको बोलते हैं डिफैक्टो हेड, इसको हिंदी में भी डिफैक्टो हेड ही बोलते हैं, ठीक है। तो यानी हमारे देश में प्रेसिडेंट क्या है, राज्य क्या यानी राष्ट्र के प्रमुख है या राज्य के प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट है, नॉमिनल हेड है, नामात्र के हेड है, डिफैक्टो, ठीक है। नामात्र के हेड क्यों कहा जाता है? जो सारे के सारे काम है हमारे देश में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के द्वारा यानी केंद्र कार्यपालिका है उसके द्वारा किए जाते हैं, संघ कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं, वो किसके नाम से किए जाते हैं? वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। यानी क्या है, ऑल एक्शंस बाय यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट shall be taken in the name of president। यानी संघ सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा, जो संघ सरकार द्वारा सारे सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम से प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे के सारे जो कार्य है सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। इनको और भी बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिसको हम संवैधानिक प्रमुख बोलते हैं, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। और क्या है, जो प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के पहले नागरिक क्या कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी हैं, माननीय राष्ट्रपति हैं, ठीक है। भारत के पहले नागरिक कौन है? भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। कल भी मैंने बात बताई थी, जब क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा था, यानी सर्वोच्च, ठीक है, कमांडर होते हैं, कमांडर ही लिख लो इसको, सर्वोच्च कमांडर होते हैं किस किस के? आर्मी यानी थल सेना, नेवी यानी जल सेना, और एयरफोर्स यानी वायु सेना, ठीक है। आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं, उनके क्या होते हैं? जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सबसे प्रमुख ऊपर जो कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये किसके बारे में था? ये था राष्ट्रपति के बारे में। एक बार हम देखेंगे आर्टिकल वाइज, किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 52 से हम शुरुआत करेंगे। तो आइए अब हम आर्टिकल वाइज देखते हैं आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 में यही बताया हुआ है कि हमारे देश में क्या हुआ, एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या है? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट यानी
राष्ट्रपति का पद इसके अंदर है, राष्ट्रपति का पद। और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये बात किसमें लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ऐसे ही नोट करते चलना इनको, यानी संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसमें, राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, यानी जितनी भी संघ कार्यपालिका के साथ पास यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, सारी की सारी किसमें निहित है, सारी की सारी प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, और वही बात फिर है, सारे के सारे जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं प्लान या एक्शन, वो किसके नाम से किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे ये लिख दिया ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में दिया हुआ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन अगर प्रेसिडेंट से आते हैं तो वहां से आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, जिसको क्या बोला पूर्ण तरीके से कंप्लीट, जिसको क्या बोला एक इलेक्टोरल कॉलेज बोला, यानी एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा किसके लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ठीक है, निर्वाचक मंडल होगा। तो इसमें क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऐसे ही नोट करना इन चीजों को, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है, क्या होगा, निर्वाचक मंडल होगा। अब उसके बाद फिर इसमें यह बताया कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, यानी कौन कौन राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है उसमें वोट करेंगे या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इलेक्टोरल कॉलेज में बताया कौन कौन होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल। ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे, देखो इसमें सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा, एंड राज्यसभा ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा को ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर, यहां पे ध्यान देना क्या है, इलेक्टेड मेंबर यानी संसद के
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित पे ध्यान देना, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। उसके बाद और कौन जो इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे, यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा भी बोलते हैं, ऑफ द स्टेट्स। यानी यहां पे भी कौन है, यहां पे भी इलेक्टेड मेंबर है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। यानी राज्यों की विधानसभा के, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद और कौन निर्वाचक मंडल में होगा, इलेक्टोरल कॉलेज में होगा, और होंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा ऑफ या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा ऑफ यूटीज, केंद्र शासित प्रदेशों के, यहां पे भी इलेक्टेड है, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। कौन सी यूटीज, सभी यूटीज नहीं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पहली है दिल्ली, जिसको हम एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद है पुदुचेरी या पौंडीचेरी, जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा है J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। देखो, दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ये बात कही गई थी 17वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। कब ये बात कही गई कि भाई दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, या उनको इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड कर लिया गया 17वां संविधान संशोधन में। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो बात है वो एक अलग मैटर है। वो क्या है, एक अलग मैटर है। क्यों अलग मैटर है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन हुआ 2019 में, जो जम्मू कश्मीर को जो स्टेट से क्या बना दिया गया, यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन इसके बारे में आप कहीं भी सर्च करोगे, क्लियर ये नहीं लिखा हुआ कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल 239A है, इतना नोट कर लो आप, आर्टिकल 239A है। और इस आर्टिकल 239A में स्पष्ट लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर की जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको सारी की सारी वही सुविधाएं होगी, सारी की सारी वही फैसिलिटीज होगी जो किसको है, पुदुचेरी को है। और अगर पुदुचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तो फिर क्या है, जम्मू और कश्मीर भी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या है, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये था निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। एक बार और देख लेते हैं। पहले कौन होगा, जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य, न कि जो मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स कर लो, इसको एस लगा लो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, यहां पे भी मनोनीत या नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। यहां पे भी कौन है, यहां पे भी है सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अगला है फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा ऑफ यूटीज, यानी जो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है, यहां पे भी केवल निर्वाचित सदस्य किस किस के, दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुदुचेरी, इनको कब शामिल किया गया इलेक्टोरल कॉलेज में, 17वां संविधान संशोधन 1992 में। जम्मू कश्मीर पहले तो राज्य हुआ करता था, पूर्ण राज्य हुआ करता था, तो वहां के जो निर्वाचित सदस्य थे विधानसभा के, वो क्या करते थे, जो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल थे या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का राज्य पुनर्गठन हुआ, यानी उसको फिर क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर को यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश का क्या कर दिया, दर्जा दे दिया गया। और उसमें फिर आर्टिकल 239 में एक बात कही हुई है, आर्टिकल 239A में लिखा हुआ है कि जो प्रावधान पुदुचेरी के लिए है वही प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए है। इसलिए फिर जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है वो भी इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे और वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, तीनों जगह क्या है, ओनली इलेक्टेड मेंबर हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य है। इस बात को ध्यान रखना। कई बार ये बोल दिया जाता है हु विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और स्टेटमेंट में दे देगा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। या ऐसे बोल देंगे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब देखो ये तो थे भाग लेंगे, हु विल वोट, यहां पे लिख सकते हैं हु विल वोट, या कौन वोट करेगा, कौन वोट डालेगा, ठीक है। अब एक बार यहां पे एक झलक देख लेते हैं कौन वोट नहीं डालेगा, ठीक है। इसको आप दोनों से फिर कंपैरिजन करना, कौन वोट नहीं डालेगा, ठीक है। हु विल नॉट वोट, हु विल नॉट वोट, कौन वोट नहीं डालेगा, ठीक है। इसको आप लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कौन वोट नहीं डालेगा, सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा तो डाल सकते हैं, यानी नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य किस किस के मनोनीत सदस्य, एक तो पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट यानी संसद के, संसद में दोनों आ गए, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ठीक है। और किसके नॉमिनेटेड मेंबर, विधानसभा के, क्योंकि इलेक्टेड है। और कौन से, विधानसभा के नॉमिनेटेड मेंबर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, यानी विधानसभा के। पहली बात तो यह है कौन वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य किसके, पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा है, इन दोनों के मनोनीत सदस्य, और विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, देखो बहुत सारे जो स्टेट हैं, बहुत सारे तो नहीं, लगभग शायद 6 स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद। विधान मैंने बताया था जो विधानमंडल होता है उसमें के 2 भाग होते हैं, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। विधानसभा सभी राज्यों में होती है, विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में होती है। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद है, ठीक है। तो देखो यहाँ तो सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डाल रहे हैं, यानी और कौन वोट नहीं करेगा, मेंबर ऑफ विधान परिषद या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद यानी विधान परिषद के सदस्य भी क्या करेंगे, वोट नहीं करेंगे, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लेना, यहां से ये पॉइंट देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम चांस होते हैं, अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है कंसेप्ट में, कि आपको क्वेश्चन फिर गलत करने के आपके चांस हो जाते हैं, ठीक है। ये बातें आपको उम्मीद करता हूं सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी।
अब उसके बाद है आर्टिकल 54 समझ में आया। आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में यह भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। लेकिन आर्टिकल 54 में जो निर्वाचक मंडल का जिक्र है यानी किसका डिस्कशन है इसमें? इलेक्टोरल कॉलेज का जिक्र है, डिस्कशन है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन आर्टिकल जो 55 है, अनुच्छेद 55 है, वो भी इलेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन उसमें मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली का उसमें डिस्कशन है, ठीक है। आर्टिकल 55 देखते हैं। आर्टिकल 55, ठीक है। आर्टिकल 55 में क्या है? मैंने बताया मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली का मतलब क्या है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें क्या मेथड रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्या क्या है? सबसे पहले तो इसमें क्या है? सबसे पहले है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है यानी अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव से मतलब क्या है? जिस तरह से आप एमपी या एमएलए को जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सीधे वोट डाल के चुनते हैं तो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। आपने एमपी चुना, आपने अपना एमएलए चुना सीधे तौर पे, तो आपने क्या है? ये प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम है यानी लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें जनता के द्वारा रूल है। और लेकिन जनता तो प्रेसिडेंट को नहीं चुनती हमारे देश में, तो फिर क्या है? फिर प्रेसिडेंट को कौन चुनते हैं? प्रेसिडेंट को चुनते हैं हमारे द्वारा चुने हुए एमपी और एमएलए, ठीक है। अभी हमने देखा कि कौन कौन चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए एमपी और एमएलए, वो लोग फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। यानी हमारे प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को चुना, हमने हमारे प्रतिनिधि चुने प्रत्यक्ष तरीके से, सीधे तौर पे डायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। लेकिन हमारे प्रतिनिधियों ने हमारे लिए प्रेसिडेंट चुना, हमने तो नहीं चुना, लेकिन वो चुना गया किसके द्वारा? हमारे प्रतिनिधियों द्वारा। तो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से हमने चुना है उसको, ठीक है। तो यानी ये क्या है? यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शन मेथड से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसमें होती है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, आप ये याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक क्लास आर्टिकल जब प्रेसिडेंट से रिलेटेड, राष्ट्रपति से जो जितने संबंधित अनुच्छेद है उनको करवाने के बाद में इसके बारे में बताऊंगा, मतलब जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वो कैसे होता है, ठीक है। तो आप यहां पे बस इतना याद रखना कि प्रेसिडेंट की जो प्रक्रिया है उसमें और क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी होता है, ठीक है। एक बार आप याद रखना ना, मैं अच्छे तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा अलग से एक अलग वीडियो में, ठीक है। यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जिससे क्या होता है? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, और वहां पे लिखा मिलेगा आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है। पूरा एक ऑप्शन में पूरा मिलेगा ये, ठीक है। एक बार आप यहां याद करना, इन चीजों को मैं समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद और क्या है राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया, और है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट पेपर से होता है। सीक्रेट बैलेट पेपर, सीक्रेट बैलेट पेपर यानी गुप्त बैलेट पेपर, ठीक है। आजकल आप देखते हो जो चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, चुनाव है जो वो ईवीएम मशीन के माध्यम से होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होते हैं, जिसके अंदर आपको बटन दबाना है और आपका वोट क्या है वहां पे कास्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे से पहले वाली जनरेशन है जो उन्होंने बेल्ट पेपर से क्या है, बेल्ट पेपर से मतदान किया हुआ है। मैं एक झलक दिखा देता हूं कैसे, जैसे ऐसे होती है बेल्ट पेपर, और यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं और यहाँ पे उनके सिंबल होते हैं, और जब कोई वोट करने जाता, मान लो किसी को इसको वोट करना है तो स्टैंप लगती थी इसके ऊपर और इसके ऊपर स्टैंप लग जाती थी, और फिर ये वोट क्या मान लिया जाता था, इस कैंडिडेट को गया है, ठीक है। ऐसे बैलेट पेपर होता है। लेकिन प्रेसिडेंट में थोड़ी बैलेट पेपर इससे अलग होती है, वहां पे सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पे नंबरिंग दी जाती है, ठीक है। मैं बताऊंगा जब ये प्रोसेस बताऊंगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है। एक बार मन मन में 5-7 बार बोलो इनको, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रक्रिया से होता है, ठीक है। यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, 5-7 बार बोलोगे आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा और आप फिर इसमें कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये था मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली। पहला क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मैंने बताया जनता के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। उसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, और सीक्रेट बैलेट पेपर यानी गुप्त बैलेट पेपर से क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। ये था आर्टिकल 55। अब आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि कितनी होगी, ये किसमें लिखा है, ये लिखा हुआ आर्टिकल 56 में। किसमें, आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 में क्या लिखा हुआ है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल। और आपको सभी को पता कितना है, 5 साल है, 5 ईयर्स है, ठीक है। 5 साल 5 ईयर्स है, लेकिन क्या है वो बीच में 5 साल के बीच में भी क्या कर सकता है, वो प्रेसिडेंट को अपना जो त्याग पत्र, वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के नाम अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। यानी टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कितनी है, 5 साल रहेगी, और क्या है बीच में 5 साल से पहले भी वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 57 है, इसमें है री इलेक्शन, री इलेक्शन यानी पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। जैसे कि आपको पता है हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, और उनका कुल कार्यकाल कितना था, 12 वर्ष का रहा था। तो आप ये भी बोलोगे कि 2 बार चुने गए थे, 5, 5, 10, 12 कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, और उसके बाद 1952 में क्या था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, और वहां से 1957 तक पहली टर्म थी, और 1962 तक दूसरी टर्म थी। 5 साल यहाँ पे, 5 साल यहाँ पे, 2 साल यहाँ पे, कुल 12 साल तक वो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। यानी एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार क्या है, राष्ट्रपति चुना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 58 है, आर्टिकल 58 में दिया हुआ क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ फॉर प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58 क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर
इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या योग्यताएं रहेंगी, ये चीजें दी हुई है किसमें, आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 58 में योग्यताएं क्या क्या है। सबसे पहली योग्यता तो क्या है, सबसे पहली योग्यता है वो क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, या कहे तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड दूसरा, कंप्लीटेड द 35 ईयर्स ऑफ एज, ईयर्स ऑफ एज यानी 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, 35 साल की आयु पूर्ण हो। ठीक है, 35 साल की आयु पूर्ण हो। बहुत बार जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे स्टेट के एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेसिडेंट की जो न्यूनतम जो मिनिमम एज लिमिट है वो कितनी है, तो कितनी है, 35 साल यानी 35 ईयर्स है। ठीक है, तो यानी कंप्लीटेड द 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, अगला है वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या हो, योग्य हो, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य। ठीक है, यानी उसमें इतनी योग्यताएं हो और होनी चाहिए जो एक लोकसभा के सदस्य को के लिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, अगली योग्यता क्या है, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना। लाभ का पद कैसे, लाभ का पद जैसे कहीं भी वो नौकरी न करता हो, कहीं वो ऑफिशियल न हो, और क्या कहीं वो कर्मचारी ना हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अब जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट है, उसको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़वा दिया जाता है, कोई अगर मंत्री है, प्रधानमंत्री भी किसका, प्रधानमंत्री भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसका, प्रधानमंत्री भी इलेक्शन लड़ सकते हैं जो प्रेसिडेंट का। और कौन है, जैसे मंत्री परिषद है के सदस्य हैं, यानी जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो भी क्या है, वो भी लड़ सकते हैं इलेक्शन, किसका, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का। इसका मतलब ये क्या है, जो ये पोस्ट मैंने बताई ये लाभ के पद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो, जैसे प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट अगर दोबारा इलेक्शन लड़ेगा तो फिर वो पहले प्रेसिडेंट है वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, इसका मतलब तो प्रेसिडेंट भी क्या है, जो लाभ का पद नहीं है। वो इस प्रेसिडेंट है, वो इस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स कहां पे, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, मिनिस्टर है कहां पे, सेंट्रल लेवल पे, और कहां पे, स्टेट लेवल पे। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर्स, मंत्री, जो संघ सरकार में, राज्य सरकार में, ये क्या है, नोट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये लाभ के पद नहीं है। ठीक है, यानी मंत्री रहते हुए क्या है, कोई व्यक्ति, अगर मान लो कोई व्यक्ति मंत्री है, वो मंत्री रहते हुए राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो फिर उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये पोस्ट है, ये लाभ के पद नहीं होते। ठीक है, तो साथियों ये थी हमारी जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड पहली वीडियो।
लंबा चलेगा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सरल भाषा में, बाइलिंगुअल भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने इसको रखा। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और सभी चीजों को की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने साथ साथ नोट डाउन भी कर ली होगी अपनी नोटबुक में, और आप फिर क्या है उन चीजों को रिवाइज भी करते होंगे। और आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, आपका आभार है, आपका स्वागत है इस चैनल पे। अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आप। थोड़ा समय की कमी होने के कारण मैं दूसरे अन्य जो विषय है उनकी क्लासेस लेके आने में थोड़ा असमर्थ हूं अभी, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जल्दी ही मैं एक अन्य सब्जेक्ट की जो क्लासेस भी आपके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी कई जगह 2-3 जगह और इंगेजमेंट है मेरी, तो उसकी वजह से मैं नहीं लेके आ सकता, 1-2 काम में और इंगेज हूं मैं। लेकिन हाँ, ये आपसे मैं वादा करता हूं बिल्कुल रेगुलर वे से हमारी क्लासेस आएंगी और अच्छे तरीके से हम बिल्कुल समय लेके आपको तैयारी करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट में बताना जो प्रेसिडेंट की जो पहली वीडियो है आपको कैसी लगी, और जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है वो आपको कैसी लगी। आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।